हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ रहा है, क्या पढ़ाई के प्रति आप लोगों की पागलपंती बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ऐसे पागल होकर पढ़ो कि रिजल्ट आने के बाद दुनिया रोए और आप हंसो। अब आज का ये क्लास जो हम लेकर के आए हैं पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन है। इस ऑब्जेक्टिव सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक को डील कर रहे हैं जिससे हर साल ऑन एन एवरेज 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रह रहा है। और इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं कि गेस्ट पेपर वालों ने बहुत सारा आंसर गलत दे रखा है। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। बहुत सारे कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट सब इसमें आते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे, ढंग से क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे और देन वर्कआउट करेंगे। ओके, इसमें पहला सबसे कंसेप्ट है, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव का सीरीज है कि व्हाट इज द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करेंट। कई एक साल ये पूछा हुआ है और ऑलमोस्ट गेस्ट पेपर वालों ने इसको गलत आंसर करके रखा हुआ है। इवन इंटरनेट पर भी इसका कहीं कहीं गलत आंसर दिख रहा है। कि पहले आप समझें कि वाटलेस कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। वाटलेस करंट एसी का एक ऐसा करंट जो कि ईएमएफ के साथ 90 डिग्री पे हो। कहने का मतलब कि फेज डिफरेंस 0 डिग्री का आ जाए। जहाँ भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का आ जाए। जहाँ भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का आ रहा है, और जानते हो कि पावर फैक्टर कितना होता है, cos फाई। cos 90 वैल्यू कर देगा 0। ओके, तो जहाँ जहाँ भी cos फाई 90 मिलेंगे उस करंट को हम क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट। लेकिन इन जनरल फॉर्म में मान लीजिए कि आपके पास इस डायरेक्शन में समथिंग कुछ ई है और ई के साथ आई किसी फाई फेज के साथ है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखूँ कि अभी तो वाटलेस करंट नहीं है, अब इस आई को हम कंपोनेंट में तोड़ूँ तो इधर क्या आ जाएगा, आई का cos फाई, और इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, आई का साइन फाई। अब आई का cos फाई इस करंट का एक कंपोनेंट है जो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ है, तो इसके साथ ये वाटलेस करंट हो पाएगा नहीं। मान लो कि इस आई के cos फाई वाले वैल्यू को हम I1 मान लिए और आई के साइन फाई वाले वैल्यू को हम I2 मान लिए, तो क्या I1 और E के बीच कितने का फेज डिफरेंस है, 0 डिग्री का। तो I1 cos फाई वाला जो वैल्यू है वो यहाँ से अगर हम इसका पावर फैक्टर देखूँ तो फेज डिफरेंस 0 होने के कारण पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos फाई यहाँ पर I1 और E के बीच कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो इस आई cos फाई को कभी भी इस करंट का हम लोग वाटलेस कंपोनेंट नहीं बोलेंगे। वाटलेस कंपोनेंट उस कंपोनेंट को बोलेंगे जो ईएमएफ के साथ 90 डिग्री पे है। तो इस करंट का कौन वाला कंपोनेंट ईएमएफ के साथ 90 पर है, आई साइन फाई। तो इस करंट आई का जो आई साइन फाई वाला कंपोनेंट है, इसका ई के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो गांठ बांध ले, जब भी कभी आपसे पूछे कि करंट आई का एसी में आई का किसी करंट का अल्टरनेटिंग करंट का वाटलेस कंपोनेंट कौन होता है, तो वाटलेस कंपोनेंट आई साइन फाई होता है, न कि आई cos फाई, आई टेन फाई, कुछ कुछ अलूल जलूल पता नहीं क्या क्या। तो बीच कंसेप्ट देख ले कि वाटलेस कंपोनेंट का मतलब कह रहा है आई साइन फाई। क्लियर? चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, वेबर। फिर यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जानते हो ना, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। आगे बढ़ेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ लूप इज इक्वल टू। किसी भी लूप में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप जानते हो फैराडे के सेकेंड लॉ से, फैराडे के लॉ ऑफ इंडक्शन से, ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर माइनस अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ आता है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उल्टा इंडक्शन होता है, फ्लक्स घट रहा है तो इंडक्शन उल्टा होता है। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और क्या दिखा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन कहे कि एक हमें इस फॉर्म का एसी दे रखा है,
I इज इक्व टू 5 cos ओमेगा टी, I इज इक्व टू 5 cos ओमेगा टी, और इस ओमेगा की जगह पर मान लो कि वैल्यू दे दिया हुआ है समथिंग कुछ 100 पाई, I इज इक्व टू 5 cos 100 पाई टी। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि इस अल्टरनेटिंग करंट का हमें पीक वैल्यू बताओ, तो इसको कंपेयर करो, I इज इक्व टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, I इज इक्व टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आफ्टर कंपेरिजन अपने को आई नॉट क्या मिल रहा है 5, आई नॉट का वैल्यू 5, ओमेगा का वैल्यू कितना मिल रहा है 100 पाई। अगर आई नॉट वैल्यू निकल गया तो इस करंट का पीक वैल्यू क्या रहा आई नॉट। कोई आपसे आरएमएस मांगेगा, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू कितना होता है आई नॉट बाई √2 मीन्स 5 बाई √2। अगर इस एसी का फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी आप निकालो, तो आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एफ, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिख रहा है 100 पाई, 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई से पाई काटो ये 50 मरतबे कट जाएंगे, एफ का वैल्यू कितना आ गया 50 हर्ट्ज। तो जब भी कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे, आप जानते हो कि एक एसी का इक्वेशन या तो साइन के फॉर्म में होंगे और नहीं तो कॉस के फॉर्म में होंगे। तो जब भी कोई एसी का इक्वेशन दे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे तो अपने को दो चीज़ निकल जाएगा। कौन चीज़, उसके पीक वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और उसका एक ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आई नॉट से उसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंपेरिजन करके एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे आ सकता है। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है। या तो ऑप्शन में डायनमो है तो डायनमो कर दो, एक्चुअली डायनमो भी क्या है एक छोटा सा ये है जनरेटर है, छोटा सा जनरेटर है जो कि डायनमो नाचता है और करंट देता है। और नहीं तो आप अगला अगर ऑप्शन होगा जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी लगा लोगे, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन आप सुन लो कि जब भी कोई क्वेश्चन कहे कि एक ऐसा डिवाइस बताओ इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो क्या हो जाएगा डीसी मोटर। डीसी मोटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हो एंड रोटेशन के रूप में मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलता है। डीसी मोटर वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, फिर आगे कह रहा है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है। रिएक्टेंस का यूनिट आप जानते हो, रिएक्टेंस मतलब जो इंडक्टेंस होता है। एक्चुअली एसी में 3 तरीके के आते हैं, एक रिएक्टेंस, एक कैपेसिटेंस और एक रेसिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस आप क्या जानते हो ओमेगा सी के नाम से, सॉरी एक्सी के नाम से, जिसका वैल्यू होता है 1 बाई ओमेगा सी। इंडक्टेंस जिसको जानते हो एक्सएल के नाम से, जिसका वैल्यू होता है ओमेगा एल। और एक तो आप रेसिस्टेंस जानते ही हो जिसको आर से दिखाते हो, इसको क्या बोलते हो कैपेसिटिव रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलते हो इंडक्टिव रेसिस्टेंस, और इसको बोलते हो ओरिजिनल रेसिस्टेंस। और इस तीनों का यूनिट क्या होता है ओम। चाहे वो इंडक्टेंस का हो, चाहे कैपेसिटेंस का हो या रेसिस्टेंस का हो, तीनों का यूनिट क्या निकल के आएगा ओम। ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, रेसिस्टेंस ही ऑफर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर उस cos फाई को ही पावर फैक्टर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द पावर फैक्टर। cos फाई को हम क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। आपसे कोई पूछे कि पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में फाई का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, तो cos फाई कितना हो जाएगा cos फाई 1 हो जाएंगे। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना आ रहा है 1। प्योरली कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटेटिव हो या प्योरली इंडक्टिव हो, तो उसमें फेज डिफरेंस कितने का आता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री में अगर फेज डिफरेंस जा रहा है तो cos फाई कितना हो जाएगा 0। ये किस में है प्योरली रेसिस्टिव में है, और ये किस में है कैपेसिटेटिव है और इंडक्टिव में है। प्योरली कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव में cos फाई फेज डिफरेंस 90 का आता है, पावर फैक्टर 0 के आते हैं।
और कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि चॉक कॉइल का पावर फैक्टर कितना होता है, तो चॉक कॉइल का पावर फैक्टर 0 होता है, क्योंकि उसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री के आते हैं। तो यहाँ का ये क्वेश्चन बन गया। फिर आगे कह रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ चॉक कॉइल इज, आगे बोल ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पर्पस ऑफ चॉक कॉइल इन अ लैम्प, किसी भी इलेक्ट्रिक लाइट में जो चॉक कॉइल लगा होता है उसका पर्पस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट को डिक्रीज करना, इलेक्ट्रिक करेंट को डिक्रीज करवाता है। आप देखते हो जो मरकरी वाला ट्यूब आता है, उस मरकरी ट्यूब में पीछे ऐसे चौकोर करके कुछ बॉक्स लगा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चॉक कॉइल। पावर फैक्टर वैरीज बिटवीन, एक ऑप्शन है पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ वैरी करता है, तो एक्चुअली पावर फैक्टर किसको बोलते हो, कॉस फाई को। और आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में। मतलब पावर फैक्टर जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेंगे, कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, कभी 1 से बड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और ढंग से प्रिपेयर होकर के, यही आपके पास 15 दिन का समय है कि दुनियादारी छोड़ करके ढंग से पढ़े। अगर अभी ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो जो भी आपके पास वाली है या आपके वाला जो है वो एग्जाम बाद छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसा नौबत मत आने देना, ठीक है ना, ढंग से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब वही इंडक्टेंस का यूनिट मांग रहा है, क्या होता है, हेनरी। यूनिट क्या होता है, हेनरी। आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ओके, एक और इसमें क्वेश्चंस आ सकता है कि ट्रांसफार्मर कहाँ काम करता है, एसी में कि डीसी में। तो ध्यान देंगे ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट में। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट करंट डीसी में देखोगे तो करंट का स्ट्रेंथ फिक्स होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंडक्शन कभी होगा ही नहीं, ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर काम कहाँ करता है, हमेशा एक एसी करंट में काम करते हैं, एसी सर्किट में ही ट्रांसफार्मर काम करता है। ओके, अगर कह रहा है कि कोई एलसीआर सर्किट, कोई एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है, कोई एलसीआर सर्किट अगर रेजोनेंस में है तो उसको कैसा सर्किट बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। रेजोनेंस में जब भी कोई सर्किट जाता है तो उसमें हम लोग जो सर्किट का नेट ये होता है करंट लॉस, वो केवल और केवल रेसिस्टिव सर्किट में ही हो पाते हैं। क्यों, उसके पीछे कारण है कि आप जो फेजर डायग्राम बनाते हो, इधर दिखाते हो आर, इधर दिखाते हो XL और इधर दिखाते हो XC। अगर ये सर्किट रेसिस्टिव है, सॉरी रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में क्या होता है, मैक्सिमम करंट विड्रॉ होता है। कभी भी कोई डिफाइन करके बोल दे कि इन व्हाट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट इज रेजोनेंस, तो जब भी कोई सर्किट रेजोनेंस में आता है मीन्स जब उस सर्किट से मैक्सिमम करंट विड्रॉ होते हैं। मैक्सिमम करंट विड्रॉ होने के लिए रेसिस्टेंस मिनिमम चाहिए, और रेसिस्टेंस मिनिमम कब मिलेगा, जब इम्पीडेंस जेड का वैल्यू जो होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिनिमम हो जाए। और इस वैल्यू को मिनिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0, मतलब ये आपस में हो जाएंगे 0, XL और XC आपस में कट मारेंगे और रेसिस्टर कैसा हो जाएगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन जाएंगे। तो जब भी कोई सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो मतलब वो रेजोनेंस सर्किट ही है। आगे बढ़ेंगे, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, मतलब स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी से ज़्यादा होता है। ओके, और इन स्टेप डाउन पूछे तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर आपसे पूछ सकता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो सबसे इसका अच्छा सा एग्जांपल है कि जो वेल्डिंग मशीन का जो ट्रांसफार्मर होता है, आप देखते हो कि जब भी जनरेटर से वेल्डिंग करता है वहाँ पर एक बॉक्स टाइप कुछ मशीन भरा पड़ा होता है, वो होता है स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में। जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसफार्मर को जो हम देखते हैं वो सारे के सारे होते हैं स्टेप अप। कारण है कि जो ट्रांसमिशन लॉस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, हर कुछ कुछ दूर पर ट्रांसफार्मर लगा कर वापस से उसको हम स्टेप अप लगा करके वापस से उस पोटेंशियल को मेंटेन कर देते हैं। फिर कह रहा है एलआर सर्किट इज कॉल्ड, सॉरी एलसी सर्किट इज कॉल्ड। एलसी सर्किट जो होता है वो एलसी ऑसिलेशन का भी, चूँकि आप जानते हो एनर्जी स्टोर एल में भी होता है और एनर्जी स्टोर सी में भी होता है। जब एनर्जी एल में स्टोर होगा तो सी डिस्चार्ज होगा, और जब सी डिस्चार्ज होगा तो एल चार्ज होगा। तो एलसी सर्किट में अगर किसी चार्ज को हम ट्रैप करके छोड़ दे तो कभी सी से एल में और कभी एल से सी में जाएंगे, मतलब वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करेंगे, जिस कारण एलसी सर्किट को हम लोग एक ऑसिलेटरी सर्किट भी बोल लेते हैं। क्वेश्चंस आ सकता है। इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? कभी भी किसी भी चीज़ों का इफ़िशियंसी निकालते हो, मतलब आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी क्या होगा? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का रेशियो, उसका इफ़िशियंसी कहलाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक लेंथ इज व्हाट रिलेटेड ज्योमेट्रिक लेंथ। जब भी कोई मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में डिस्कस करें तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर अपने पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से यहाँ की रिलेशन क्या होता है? ये नॉर्थ और साउथ के बीच ये रहा अपना मैग्नेटिक लेंथ और ये रहा ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ का वैल्यू ज्योमेट्रिक लेंथ से हमेशा छोटा होता है। ओके, फिर एक टर्म आएगा व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या कहते हो? तो जब भी आप एलसीआर का रेजोनेंस सर्किट डील कर रहे हो, एलसीआर का रेजोनेंस सर्किट डील कर रहे हो, देन रेशियो ऑफ आर बाई एक्सएल या फिर एक्स सी, मतलब सिंपल कह सकते हो इन LCR resonance circuit the ratio of potential difference across resistor to that of inductor or capacitor is called Q factor या quality factor। ओके, तो जितने भी गिने चुने ढंग के क्वेश्चंस थे एसी का, इंडक्शन का हमने डिस्कस करा। बाद बाकी यूनिट लिखना, डायमेंशन लिखना तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि यूनिट और डायमेंशन लिखते कैसे हैं। डायमेंशन कभी याद नहीं करते हैं, डायमेंशन बाय प्रोसेस निकाला जाता है। ओके, फिर नए क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। बाय।